पेश हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो तलाक ले रहे हैं। ये कपल ने कहा कि 29 साल बाद एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर रहा है। उनके वकील ने मंगलवार यानी 19 नवंबर को यह जानकारी दी। कपल की ओर से एक बयान में तलाक मामलों की वकील वंदना शाह ने कहा कि उन्होंने अपने रिश्ते में काफी भावनात्मक तनाव के बाद अलग होने का फैसला लिया है। वहीं अब इस पर ए आर रहमान का रिएक्शन भी सामने आ गया है। एक्स पर एक पोस्ट में ए आर रहमान ने कहा, हमें उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजों का एक अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से भगवान का सिंहासन भी हिल सकता है। फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह न मिले। हमारे दोस्तों, इस नाजुक दौर से गुजरते समय हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। सायरा बानो की वकील वंदना शाह ने अपनी क्लाइंट की ओर से बयान देते हुए ऐलान किया, कई सालों की शादी के बाद मिसेस सायरा ने अपने पति ए आर रहमान से अलग होने का यह मुश्किल फैसला किया है। यह फैसला उनके रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव आने की वजह से लिया गया है। बेहिसाब प्यार के बावजूद दोनों ने पाया कि इस तनाव ने उनके बीच एक बड़ा गैप क्रिएट किया है। सायरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने यह फैसला अपने रिश्ते में मौजूद दर्द और पीड़ा के चलते लिया है। सायरा इस चुनौतीपूर्ण समय में पब्लिक से प्राइवेसी और समझ का अनुरोध करती हैं, क्योंकि वो अभी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपना अपार्टमेंट, वर्ली वाला अपार्टमेंट, किसी को 36 महीने के करार पर दिया है। इस अपार्टमेंट का किराया 7 लाख रुपए महीना होगा। उन्होंने कुछ समय पहले अपार्टमेंट प्रभादेवी इलाके के व्यूमॉन्टे टावर्स में लिया था। आपको बता दें कि दोनों सितारे अपनी लाइफ में इस समय किड मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस फ्लैट को किराए पर देने की वजह क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कौन सी है, तो इस साल रिलीज हुई फिल्मों में से कुछ ही ऐसी हैं जिन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट का तमगा हासिल किया और सबकी वाहवाही लूटी। जहां गुंटूर करम और देवरा जैसी फिल्मों ने मिक्स रिव्यूज के साथ ठीक ठाक प्रदर्शन किया, वहीं कल की 289880 ने यूनिवर्सल पॉजिटिव रिस्पांस के साथ बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा धमाल भी मचाया। अब टॉलीवुड के दर्शकों की सारी उम्मीदें पुष्पा द रूल पर टिकी हुई हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को क्रिटिक्स और ऑडियंस से ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला है, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 70% दर्शकों ने ट्रेलर की तारीफ की है, वहीं 30% ने इसे रूटीन और कमजोर बताया है। दिलचस्प बात यह है कि चर्चा है कि 3 बड़े स्टार्स के फैंस ने जानबूझकर पुष्पा द रूल के ट्रेलर पर नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। तो क्या हो रहा है नेगेटिव कमेंट्स का असर? यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि पुष्पा द रूल फ्लॉप हो जाए। ऐसा ही कुछ देवरा फिल्म के वक्त भी हुआ था, जब नेगेटिव टॉक्स फैलाने की कोशिश की गई थी। फिल्म मेकर्स को अब इस तरह की बातों पर ध्यान देना चाहिए। डायरेक्टर सुकुमार ने जब से मास के लिए फिल्में बनाना शुरू किया है, उनकी सक्सेस का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अब वो राजमौली और संदीप रेड्डी जैसे बड़े डायरेक्टर्स को सीधा कंपटीशन दे रहे हैं। वहीं पुष्पा 2 को लेकर नॉर्थ बेल्ट में भी जबरदस्त हाइप है। फिल्म के टिकट रेट्स में हुई बढ़ोतरी इसे और भी फायदे में ले जा सकती है। अगर पुष्पा 2 हिट बनती है तो पुष्पा 3 का जलवा होना भी तय है। अब देखना यह है कि क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते ही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पिता और ज्योतिषी पी खुराना के बारे में कई खुलासे किए, जिसके बाद से वो खबरों में आ गए हैं। आयुष्मान ने कहा कि वो बचपन में बहुत ट्रॉमा में रहा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उनके पिता उन्हें बेल्ट और चप्पल से पीटते थे। आयुष्मान खुराना ने कहा, मैं एकदम अलग पिता हूं। मेरे पिता तो तानाशाह थे, वो चप्पल बेल्ट वगैरह से हमारी पिटाई करते थे। उनके लिए ऐसा करना आम, एकदम नॉर्मल सी बात थी, और इसी कारण मुझे बचपन में मेंटल ट्रॉमा भी होता था। एक दिन तो मैं पार्टी से लौट रहा था और मेरी शर्ट से सिगरेट की बदबू आ रही थी। मैंने पापा की डर की वजह से कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए पीटा। आयुष्मान खुराना का जन्म, मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। आयुष्मान बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। इस वजह से जब वो 5 साल के थे तब से ही उनके पिता ने उन्हें थिएटर ज्वाइन करवा दिया था। इसके बाद उन्होंने DAV कॉलेज में एक्टिव चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप है उसे ज्वाइन किया और फिर इसके बाद मुंबई का रुख कर लिया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने MTV के शो रोडीज 2 में भी हिस्सा लिया और विनर भी बने। इसके बाद कई सारे शोज करने के बाद उन्होंने एंकरिंग की और फिर 2012 में फिल्म विकी डोनर में काम किया, जो कि एक बहुत बड़ी हिट बनी। वहीं इस फिल्म में आयुष्मान खुराना का सॉन्ग पानी दा रंग भी लोगों को खूब पसंद आया। हालांकि विकी डोनर के बाद आयुष्मान की फिल्म नौटंकी साला, बेवकूफ़ियाँ, हवाई ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म दम लगा के हईशा, बरेली की बर्फी, बधाई हो, ड्रीम गर्ल,
शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, इनमें जो उनकी एक्टिंग थी उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। हाल ही में अल्लू अर्जुन एक शो में पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने बेटे अयान की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर का रोल बेहद पसंद आया है। अल्लू ने कहा कि उनका बेटा एनिमल के रणबीर कपूर की तरह है, वो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी माँ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। माँ के लिए भी अगर कोई गलत करे तो वो शायद मुझे भी नहीं छोड़ेगा। नंदमुरी बालकृष्ण से बातचीत करते हुए अल्लू अर्जुन ने बताया कि रणबीर कपूर को मैं काफ़ी पसंद करता हूं और वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान ने शाहरुख को गोली मार दी थी। मैं बात कर रहा हूं फिल्म करण अर्जुन के सेट की। जी हां, करण अर्जुन बनाने वाले राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन करण अर्जुन के सेट पर सलमान ने शाहरुख खान को बंदूक से गोली मार दी। हालांकि ये बंदूक असली नहीं थी बल्कि नकली बंदूक थी। सलमान खान ने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर से बंदूक ली और पूरे सेट पर सभी के साथ प्रैंक किया। शाहरुख और सलमान ने सेट पर लड़ाई करके भी सभी को प्रैंक किया, जिसमें सलमान ने शाहरुख को बंदूक से गोली मार दी और शाहरुख ने ऐसा अभिनय किया बिल्कुल कलाबाजी कर खाते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़े। और इस प्रैंक को देखकर राकेश रोशन कहते हैं कि मेरी हालत ख़राब हो गई, वो घबरा गए। फिर इस बारे में बात करते हुए राकेश रोशन ने बताया कि मैंने उन दोनों से कहा कि भाई ऐसा मत करो, ये कोई मजाक नहीं है, ये मामला बहुत गंभीर है, सेट पर किसी को शॉक भी लग सकता है और कोई दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन उस समय सलमान और शाहरुख की उम्र बहुत छोटी थी, अनुभव कम था, इसलिए उन्हें ऐसा करना उस वक्त बड़ा मज़ेदार लगता था। वैसे राकेश रोशन ने यह भी बताया कि उस समय वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि फिल्म सेट पर इस तरह के प्रैंक करने से कोई अनहोनी भी हो सकती थी। हालांकि उस दिन के बाद सलमान और शाहरुख ने फैसला किया कि वो इस तरह के खतरनाक प्रैंक्स नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ऐसा माहौल हो जाता है कई बार फिल्म के सेट पर की मुश्किल हो सकती है, इसलिए राकेश रोशन ने उन्हें आगाह कर दिया था। शाहरुख खान के बारे में अगली खबर आ रही है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने बतौर निर्देशक डेब्यू किया है। उनके डेब्यू करने की घोषणा के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने आर्यन खान को शुभकामनाएं दी हैं, उनका हौसला बढ़ाया है। इस सूची में जो नाम शामिल हैं वो हैं कंगना रनौत, करण जौहर, आलिया भट्ट, सुहाना खान, अनन्या पांडे, शनाया कपूर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर आर्यन को टैग किया है और नोट साझा किया है। कंगना क्या लिखती हैं इनके बारे में? कंगना कहती हैं कि ये बहुत अच्छा है कि फिल्मी सितारों के बच्चे सिर्फ मेकअप करने, वज़न कम करने, सजने संवरने और ख़ुद को एक्टर समझने की चाहत से आगे बढ़ रहे हैं। हमें मिलकर भारतीय सिनेमा के मानकों को ऊपर उठाना चाहिए, यही समय की मांग है। और जिनके पास संसाधन हैं वो अक्सर आसान रास्ते अपनाते हैं। हमें कैमरे के पीछे और भी लोगों की ज़रूरत है। अच्छा है कि आर्यन खान कम इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते अपना रहे हैं। एक लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में उनके डेब्यू का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये तो लिखा है कंगना ने। करण जौहर लिखते हैं कि लव यू आर्यन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और दुनिया को तुम्हारी बेहतरीन सीरीज़ देखने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये धमाल मचाने वाली है। और आर्यन की बहन सुहाना खान भी लिखती हैं कि बहुत सारी हंसी, ड्रामा, एक्शन और थोड़ी बहुत परेशानी जैसा कि हमेशा तुम्हारे साथ होता है। लगता है वो 2021 के अक्टूबर महीने का जिक्र कर रही हैं। खैर, वो आगे लिखती हैं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, बहुत गर्व है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने नेटफ्लिक्स पोस्ट को साझा किया और लिखा है, इंतज़ार नहीं कर सकती। और अनन्या पांडे ने लिखा, ओह तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारे लिए तो मैं उत्साहित हूँ। वहीं शनाया कपूर ने लिखा, आर्यन तुम पर बहुत गर्व है, इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन के निर्देशक के तौर पर डेब्यू वाली सीरीज़ की घोषणा अपने एक्स अकाउंट पर करते हुए लिखा है, ये एक खास दिन है जब दर्शकों के लिए एक नई कहानी पेश हो रही है। आज का दिन और भी खास है क्योंकि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और आर्यन खान नेटफ्लिक्स पर अपनी नई सीरीज़ दिखाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये सीरीज़ 2025 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। सूर्या और बॉबी की बात कर लेते हैं। इनकी फिल्म कंगुआ जो है वो रिलीज़ के पहले हफ्ते में ही बिखर गई है। हर कोई बहुत हैरान है क्योंकि लोगों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थीं। मेकर्स को उम्मीद थी कि फिल्म के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए तो वो कमाई लेंगे, लेकिन कंगुआ तो भारत में अपना 350 करोड़ का बजट तक नहीं निकाल पा रही है। सूर्या के काम की जहां तारीफ हो रही है, वहीं बॉबी देओल का काम देखकर दर्शक काफ़ी निराश हैं। हालांकि बॉबी के लुक और उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन उनके किरदार का कहानी से कनेक्शन और उनके डायलॉग्स का लोगों को पसंद ना आना, ये बड़ी वजह बन गया इस फिल्म के फ्लॉप होने का। एनिमल के बाद बॉबी देओल को सभी विलेन के तौर पर ही कास्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने अगले 2 प्रोजेक्ट्स में उन्हें कुछ गलतियां सुधारनी होंगी, नहीं तो उनका करियर डगमगा सकता है। आप जानते ही हैं कि एनिमल की 900 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने के बाद अब मेकर्स बॉबी देओल को सिर्फ और सिर्फ विलन वाले रोल ही ऑफर कर रहे हैं। यूँ तो बॉबी देओल अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका एनिमल वाला चार्म कंगुआ में नज़र नहीं आया। सबसे बड़ी गलती कंगुआ में जो बॉबी की मानी जा रही है वो है उनके डायलॉग्स, जो पूरी तरह से तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी ख़राब है और
इसके अलावा बॉबी के खतरनाक लुक से ज़्यादा काम मेकर्स को बॉबी की स्क्रीन प्रेजेंस और उनके रोल पर शायद करना चाहिए था। लेकिन अब ये जो 2 फिल्में आने वाली हैं या जो 2 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं बॉबी देओल के, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं आश्रम सीजन 4 की। बॉबी देओल ने जब से आश्रम सीरीज में काम करना शुरू किया है, लोग उनकी अदाकारी के मुरीद हैं। एनिमल से भी पहले OTT पर बॉबी की विलन गिरी के चर्चे जोर शोर से थे। बाबा निराला बनकर जो कमाल उन्होंने आश्रम में दिखाया था, अब उन्हें आश्रम 4 के लिए अपने पुराने जोन में जाना होगा। बाबा निराला जो शांति के साथ अपने हर गलत काम को अंजाम देते हैं, उन्हें अपने इस किरदार के साथ ज़्यादा खूंखार होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अल्फा की। बॉबी देओल के हाथों में YRF स्पाई यूनिवर्स की अल्फा भी आई है। इस फिल्म में आलिया भट्ट हैं, शर्वरी बाग हैं, ये लीड रोल कर रही हैं। लेकिन कंगवा की तरह बॉबी को इस फिल्म में विलन बनाया गया है और बॉबी से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इस फिल्म के लिए भी बॉबी को ये याद रखने की ज़रूरत है कि किरदार को खतरनाक दिखाना ही सिर्फ उनका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि विलन के किरदार में जान फूंकने के लिए कुछ नया और फ्रेश उन्हें लेकर आना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। माया नगरी मुंबई भी खबरों में बनी हुई है क्योंकि बहुत सारे सितारे यहाँ रहते हैं जो अपने वोट डालने जाते हैं। आज दिन के दौरान मुंबई में वोटिंग हुई। इस दौरान कई सारे वीडियो सामने आए, लेकिन सबसे तेज़ी से जो वीडियो वायरल हुआ वो वीडियो रहा अक्षय कुमार का। और सब जानते हैं कि अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सुबह सुबह वो पहुंच गए वोट डालने। लेकिन पोलिंग बूथ पर जब पहुंच कर उन्होंने वोट डाला तो लोगों ने उन्हें कुछ कहकर ट्रोल करना शुरू किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो तो पहले कनाडा के सिटीजन थे, तो लोग अब उनको आज तक उसी बात पर खींचते आए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ समय पहले उन्होंने अपनी भारत की नागरिकता वापस ले ली थी। काफ़ी सिंपल से लुक में पहुंचे थे, पैंट शर्ट में, और फिर कुछ लोगों ने उन्हें ये कहा कि आप जो उंगली में लगी स्याही कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, कुछ ने कहा आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, कुछ ने कहा आप तो कनाडा के हैं, मुंबई में वोट कैसे डाल रहे हैं, कुछ ने कहा कि आपने तो बीजेपी को दिया होगा वोट। ऐसी तमाम लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं उनको, क्योंकि कनाडा कुमार का टाइटल उनको दे दिया गया था। उसके बाद फिर अक्षय ने वापस भारत की नागरिकता ली। एक वक्त ऐसा भी था जब अक्षय को लग रहा था कि वो कनाडा जाकर बस जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया और काफ़ी क्लोजनेस उनकी दिखाई दी बीजेपी के साथ। और कुछ ने तो ये भी कहा, कुछ ट्रोलर्स लिख रहे हैं कि अरे दिल्ली वाले क्या महाराष्ट्र के चुनाव में वोट डालते हैं क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि अक्षय कुमार मूल रूप से जो है चांदनी चौक दिल्ली के रहने वाले हैं। बात करते हैं एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल कुंडली भाग्य की, जो पूरे 7 साल बाद अब बंद हो रहा है। लंबे वक्त तक दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद जब सीरियल बंद होने जा रहा है तो इसके एक्टर्स ने अब शो छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी की एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने हाल ही में शो छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब सीरियल में अहम किरदार निभा रहे कलाकार पारस कलनावत ने भी इस शो को अलविदा कह दिया है। टीआरपी लिस्ट में पहले पायदान पर रहे सीरियल अनुपमा का हिस्सा रह चुके पारस कलनावत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके फैंस को अपने शो छोड़ने के बारे में बताया है। पारस कलनावत ने अपनी पोस्ट में लिखा, हर शुरुआत का एक अंत होता है और अंत भी एक नई शुरुआत होती है। अलविदा कहना आसान नहीं होता, लेकिन मैं एक ऐसे शो को अलविदा कहने जा रहा हूं जो मेरे दिल के सबसे करीब रहा है और एक ऐसा शो जिसने मेरी जिंदगी की कहानी में जादू की तरह काम किया है। अनुपमा सीरियल में समर का किरदार निभा चुके पारस कलनावत ने अपने पोस्ट में आगे बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर और जी टीवी समेत पूरी कास्ट और क्रू का शुक्रिया अदा किया है। पारस लिखते हैं कि मैं इस मौके के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। पारस ने अपने फैंस के लिए लिखा कि मुझे बस आपके प्यार और समर्थन की ज़रूरत है। जहां एक तरफ पारस ने अपने पुराने शो को अलविदा कहते हुए फैंस का और टीम का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में भी हिंट दे दिया। पारस कलनावत ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, अपने सफ़र का नया चैप्टर खोलने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और यकीन करो कि ये चैप्टर जो है वो आपके होश उड़ा देगा। आप सभी को प्यार और राजवीर लूथरा के रूप में साइन ऑफ। आपको बता दें कि पारस कलनावत कुंडली भाग्य सीरियल में राजवीर लूथरा का किरदार निभा रहे थे। शो में पारस की एंट्री एक जनरेशन गैप के बाद हुई थी। पारस कलनावत जहां इस शो में लीड रोल प्ले कर रहे थे, वहीं सना सैयद सीरियल में फीमेल लीड रोल प्ले कर रही थी। सना ने भी हाल ही में शो छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को ये सीरियल छोड़ने की वजह बताया है। और बात पारस कलनावत की करें तो वो अनुपमा सीरियल के जरिए काफ़ी तेज़ी से मशहूर हुए थे, लेकिन फिर आपसी तनाव के चलते उन्होंने ये शो छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।